अस्सलाम वालेकुम मेरा वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूज़, होता क्या है ज़िंदगी में, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन हम सिर्फ उसके बारे में बातें करते रहते हैं। हम कहते हैं अच्छा कल कर लेंगे, फिर कल आता है, फिर हम कहते हैं अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा 2 दिन बाद कर लेंगे। वो जो कल है वो हमेशा पोस्टपोन होता रहता है, क्योंकि हमने जो आज करना है या जो हमें आज करना चाहिए वो हम आने वाले दिनों पर डालते डालते चीज़ों को डिले कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर आपका कोई गोल है, आपने उसको अचीव करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में बातें कम करें, कम लोगों से उसको डिस्कस करें और इसके बारे में कोई ना कोई ये फर्स्ट स्टेप ले लें। डरे नहीं कि आगे क्या होगा, क्योंकि जो इंसान बातें करता रहता है, इल्यूजन्स में रहता है, फिर वो कभी कुछ नहीं कर सकता। सो प्रैक्टिकली स्टेप लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और लाहौर का मौसम अगर हम देखें तो कल बारिश हुई, लेकिन पूरे लाहौर में नहीं हुई। और जब पूरे लाहौर में बारिश नहीं होती या किसी भी जगह पर मतलब फुल एरिया में बारिश नहीं हुई, किसी जगह हो गई, किसी जगह ना हुई, और स्पेशली जब हम बरसात का मौसम देखें तो इससे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सो कल भी गुलबर्ग और सराउंडिंग्स के कुछ एरियाज़ थे, बारिश हो गई, लेकिन थ्रू आउट लाहौर बारिश नहीं हुई। तो इस वजह से जो मौसम था वो बस मिला जुला ही था। एनी हाउ, आज बारिश की प्रिडिक्शन है। राइट नाउ लाहौर का जो वेदर है और टेम्परेचर अगर हम देखें सो इट्स 31 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वेदर के हवाले से तो ये अपडेट है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 301 रन्स का टारगेट था जो आखिरी वो ओवर और सेकंड लास्ट गेम में इसको अचीव किया। नसीम शाह ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और इस तरह से परफॉर्मेंस दिखाकर और ओवरऑल एक टीम की भी परफॉर्मेंस और इस अंदाज में खेल के पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल की। तो जनाब, पहली स्टोरी हमारे पास ये थी। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और हमने हमेशा के लिए हमेशा से सुन रखा है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जिसके बाद हम वाक़ई अक्ल दंग रह जाती है कि वाक़ई जिसे अल्लाह रखता है ना, उसे उसे कुछ नहीं हो सकता। जैसे हमने देखा कि 3 रोज़ पहले वो जो चेयर लिफ्ट वाला बटग्राम में वाक़या पेश आया, तो थ्रू आउट द डे वो लोग लटके रहे और एक तार के सहारे लटके रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी उनको आज़माइश से गुज़ारा, लेकिन अल्लाह ने उनकी जान बचानी थी तो उनको बहिफ़ाज़त रेस्क्यू किया गया। तो ऐसी बेशतर एग्ज़ाम्पल हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द-गिर्द हम देखते रहते हैं। कराची का इलाका बफर ज़ोन, यहाँ पर घर की दूसरी मंजिल से एक 2 साला बच्चा गिर गया। अच्छा, वो गिरा तो आप, एक तो 2 साल का बच्चा, उसमें जान ही कितनी होती है, फिर आप सेकंड फ्लोर से गिर जाएँ तो बड़े लेस चांसेस होते हैं कि अल्लाह ताला की अगर मेहरबानी ना हो तो फिर जान नहीं बच सकती। तो ये बच्चा लकीली तारों पर गिरा। सीसीटीवी फुटेज, इसके कुछ विजुअल्स हैं, मैं भी आपको दिखाना भी चाहूँगी। ये बच्चा तारों पे गिरा, यहाँ पर भी इसकी किस्मत, ऑब्वियसली अल्लाह ने इसको बचाना था। ये इंटरनेट की तार पर गिरा और वापस ऊपर को जंप इसने किया और फिर एकदम ज़मीन पर पटका। ऑब्वियसली इसको थोड़ी बहुत चोटें तो आई, बड़ी गैर मामूली किस्म की। पास से एक नेबर्स उसको देख रहे थे, घर की ख़वातीन, उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। इसको फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। ही इज़ सेफ़ एंड साउंड नाउ। बट अभी विजुअल से देखें और इससे हमारा ईमान पुख्ता होता है, यकीन पुख्ता होता है कि जिसको अल्लाह ने बचाना हो, जिसकी जान बचानी है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक और स्टोरी थी, हमने आपके साथ शेयर की। अगली स्टोरी की तरफ आएँगे और पाकिस्तान की पहली नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़ जल्द पेश की जाएगी। अच्छा, ये ओरिजिनल सीरीज़ की कहानी फ़रहत इश्तियाक के नावल जो बचे हैं संग समेट लो से माखूज़ है। और इस सीरीज़ को लॉन्च करने के बाद पाकिस्तान जो है उसको अपना जो मवाद है, कंटेंट जो है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए नशर करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, इससे हम नेटफ्लिक्स सीरीज़ की बात करें, कास्ट इसकी बहुत अच्छी है। इसमें माहिरा ख़ान है, इसमें सनम सईद हैं, फवाद ख़ान है, हमज़ा अली अब्बासी, बिलाल अशरफ, माया अली, इकरा अज़ीज़, खुशहाल ख़ान, हानिया आमिर, उमैर राना, इकरा अज़ीज़ और समीना अहमद जो हैं इसकी कास्ट का हिस्सा हैं। तो कास्ट इसकी बहुत अच्छी है। लेट्स सी मतलब ये लोगों की जानिब से इसको देखने के बाद कैसा रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली खुशाइन बात है कि नेटफ्लिक्स पर भी जो ओरिजिनल सीरीज़ में पाकिस्तान इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट, बहुत जल्द हमारी भी ये वेब सीरीज़ वहाँ पर नशर की जाएगी। सो ये एक और अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। इसी के साथ
अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज के शो की हाइलाइट्स, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले हमने बात करनी है कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं या कौन से ऐसे फल, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको सही तरीके से अगर वॉश ना किया जाए तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सी पाकिस्तान एक्सपो 2023, इस एक्सपो में क्या होने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हुए कज़ाकिस्तान की एयरलाइन स्काट एयरलाइन ने पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान को मिलाने वाली लाहौर से हफ्तावार 2 परवाज़ों का आगाज़ किया है। मज़ीद इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, आखिर में हम बात करेंगे मार्केटिंग के ज़रिए अपने कारोबार को कैसे एक्सपैंड किया जा सकता है। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं, ये भी हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हमने बात करनी है कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं या कौन से ऐसे फल या कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको अगर आप रॉ इस्तेमाल करते हैं, कच्चा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए, आपके मैदे के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो सुशी बहुत ज़्यादा खाते हैं। चाइना से ही कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, जो लोग बहुत ज़्यादा सुशी खाते हैं, अल्टीमेटली वो किसी ना किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो गई या उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। सो वहाँ से ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। अच्छा, फिर ऐसे हम अक्सर देखते हैं कि ई कोली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसका भी लोग शिकार हो जाते हैं। तो इसमें भी जब हम रूट कॉज पर पहुंचते हैं तो किसी ना किसी फल, किसी ना किसी सब्ज़ी को कच्चा खाया गया हो या बहुत ज़्यादा इसका अगर इस्तेमाल किया गया हो तो अल्टीमेटली इट डैमेजेस योर स्टमक। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, इसको आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। एंड वी आर हैविंग इन आवर शो डाइटिशियन नोहा साजिद इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। तो सबसे पहले जब हम ऐसी ग़िज़ाओं की बात करते हैं, ऐसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं अगर जिनको रॉ इस्तेमाल किया जाए तो वो आपके स्टमक को डैमेज करती हैं, तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, कौन से फल हैं, कौन सी सब्जियाँ हैं? बेसिकली वो सब्ज़ियाँ जिस सलाद, एक सलाद फॉर्म में जो सब्ज़ियाँ आती हैं उनको हम रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कुकम्बर आ जाता है, गाजर आ जाती है। कुछ ऐसी सब्ज़ी जो मतलब डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकती हैं, लेकिन ये भी उसी सूरत में अगर आपका जो गट हेल्थ है वो एक्यूरेट हो, उसकी पीएच बिल्कुल ठीक हो, तभी वो उसको उस तरह से लेकर चलता है। लेकिन अगर आप उसको मतलब कि उस पर कोई तशद्दुद करते हैं तो ऑब्वियस बात है वो अपने नुकसान देते हैं। और कोई कच्ची सब्ज़ियाँ जो हैं, जैसे लोग शलजम बहुत शौक़ से पसंद करते हैं कच्चा खाना, तो इस तरह की चीज़ों को नहीं कच्चा खाना चाहिए। हाँ, सेमी मतलब उनको सोते कर लेना चाहिए या फिर उनको हाफ़ कुक कर लेना चाहिए। अच्छा, ये आपने इस हवाले से तो बता दिया, लेकिन अगर हम इसके साथ साथ ये देखें कि सैलड्स में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, आपको उनको फिर वॉश बहुत अच्छे से करना चाहिए, जी, जी, उसका प्रॉपरली रिंस हाइजीनिक। करके। कभी कभार तो ये भी कहा जाता है कि थोड़ा सा आप सब्ज़ी घर जो लाते हैं उसको विनेगर थोड़ा सा ऐड करके उससे भी धोया जा सकता है, ताकि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना लगे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम देखें तो फसलों को ठीक रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स का, स्प्रेज का भी इस्तेमाल होता है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अच्छा, इससे हटकर कभी कभी अ फ्यू ऑफ द पीपल वो कच्चा दूध भी इस्तेमाल करते हैं एज अ रेमेडी। ठीक जी, है जी, कि जी, जी। किसी ने कोई टोटका बता दिया कि कच्चा दूध पियो तो फलां चीज़ क्योर हो जाएगी या इस तरह। तो व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कंज्यूमिंग द रॉ मिल्क? मैं आपको बताती हूँ, जो कच्चा दूध है ना उसका पीने का सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है, और वो ये, जैसे आप दूध को निकलवाते हैं, मतलब उनकी गाय या बकरी जो भी है, उसको साथ ही पी लिया जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है। वो मतलब जो हमारा स्टमक होता है उसको बर्दाश्त कर लेता है। जैसे ही वो घर तक आता है या फिर बाज़ार तक जाता है, उसके अंदर ऐसे बैक्टीरियाज आ जाते हैं जिनके लिए, जो हमारा जिसके लिए स्टमक बना ही नहीं है। इसकी वजह से डायरिया और मल्टीपल इश्यूज जो आ रहे हैं वो इसकी वजह से आ रहे हैं। अगर आपको शौक़ है कच्चा दूध पीने का तो आपने कच्चा दूध जो है फ़ौरन से पी लेना है, लेकिन अगर उसमें 1 या आधे 10 मिनट का भी वक्फ़ा आ गया है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, तो आपने उसको बॉयल करके ही पीना है, उसके अलावा उसका कोई हल नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक। आपने रॉ मिल्क के हवाले से भी बता दिया कि अगर कच्चा दूध है सो उसको, जब उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा हो गाय से, सो उसको फौरी तौर पर कंज्यूम कर लिया जाए, अदरवाइज़ दिस विल हार्म योर हेल्थ। अदर देन दिस, हम कुछ और चीज़ों को अगर यहाँ पर डिस्कस करें, सो दूध के साथ साथ कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंडे कच्चे इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
तो ऐसे लोगों के बारे में वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आया कि कोई कच्चा अंडा, या जो लोग हाफ़ फ्राई अंडे भी खा रहे होते हैं, तो मुझे एक वो अजीब सा एक फीलिंग आ रही होती है, बट लोग करते हैं इस्तेमाल, करते हाफ़ हैं। फ्राई अंडों का इस्तेमाल या हाफ़ बॉइल्ड अंडों का इस्तेमाल। सो व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स, और जब आप इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं? हाफ़ जहाँ तक एग्स की बात है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अगर हाफ़ तो बॉइल्ड एग एंड हाफ़ फ्राई एग दोनों का? जी, ऐसे उसका कोई नुकसान नहीं है। उसका जो उसका प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका वे ऑफ कुक क्या था, आपने किस तरह से उसको बनाया था। मैं हाफ़ कुक की बात कर रही हूँ। और जहाँ तक जो कच्चे अंडे पिए जाते हैं, उसकी उसकी तो कोई लॉजिक नहीं। वो तो हमारी जो माएँ हैं वो कहती हैं कि उसमें बहुत ताकत आ जाती है, ये हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप हाँ, प्रेफ़रेबली जो एग है उसको हाफ़ कुक्ड ही करना चाहिए। हम लोगों के यहाँ पे फुल कुक करने की एक रिवाज बन चुका हुआ है, लेकिन जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं हाफ़ कुक में, वो फुल कुक में नहीं रहती, क्योंकि हम उसको ओवर प्रोसेस्ड, ओवर हीट कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए ना, अगर आप एक अंडे को बॉईल कर रहे हैं तो उसका जो शेल है वो कितना सख्त हो जाता है बाहर से, और जो अंदर एग है वो कितना हार्ड हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो ओवर हीट हो जाता है। अब आपने जैसे बात की, तो आपने कहा पता नहीं कैसे लोग पी लेते हैं। तो लेना जो अच्छा जो तरीका है वो हाफ़ कुक्ड ही है। हम लोग ना इसको एग नोग की शक्ल में, मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप एग नोग ले लें। एग नोग, अब कुछ रेसिपीज़ अगर आप सर्च करेंगे, मुझे जो मुझे देख रहे हैं, तो ये एग नोग की रेसिपी नहीं मिलेगी, समझ लें मेरी इजाद की रेसिपी है। उसमें मैं स्किम मिल्क के साथ एक एग वाइट डलवा देती हूँ। जो जर्दी है उसकी स्मेल होती है, सफ़ेदी की कोई स्मेल नहीं है। तो जब हम लोग अपने पेशेंट्स के लिए स्पेशली काम करते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को एग नोग ज़रूर दे देते हैं, ताकि उसका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई हो जाए। तो उनके लिए ना कि बाज़ औक़ात किसी को लिक्विड फॉर्म में कुछ जा रहा हो, कोई आईसीयू का पेशेंट हो, अब आप उसको कुछ खिला तो सकते नहीं, मोस्टली पेशेंट जो आईसीयू में होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं। सो आपने उनकी न्यूट्रिशनल हेल्थ को भी मेंटेन रखना होता है, मेंटेन तो करना उनके होता लिए है। ऐसी चीज़ें होती हैं। नहीं, ये वैसे भी रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर कर सकते हैं, बट सकते हैं। मोस्टली ऐसे लोगों को दी जाती है जिनके इस तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहे हो, या जो लोग लिक्विड डाइट पर हो, तो उनके बिल्कुल लिए ऐसी बहुत बात अच्छी है, चीज़ है। ऐसी आपने बात। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द अपने घर में भी ये प्रैक्टिस देखी है। ऑल्दो आई डोंट अग्री विद दिस, बिकॉज मुझे खुद कच्चा अंडा खाना या हाफ फ्राई खाना वो मेरी एक पर्सनल चॉइस है, बट आई डोंट लाइक इट। मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, ड्यू टू अदर रीजंस। एक इंसान को घिन आती है कि कोई कैसे खा सकता है, बट दिस इज़ अ प्रैक्टिस जो कि इर्द गिर्द हमारे पाकिस्तानी कल्चर में भी बहुत ज़्यादा है कि बच्चों को, बिकॉज उनको तो कुछ पता ही नहीं लगता, आपने पता उनको ही नहीं जब दूध लगता। पिलाना है तो फीडर जब उनका बनाते हैं तो उसमें बहुत गर्म दूध और उसके अंदर कच्चा अंडा मिक्स करके दे दिया, या कभी कभी तो थोड़ा बहुत देसी घी वो भी डाल दिया। तो व्हाट डू यू थिंक, इसके कोई नुकसान होते हैं कि आप एक पूरा कच्चा अंडा दूध के अंदर डाल रहे हैं जस्ट इसलिए कि ग़िज़ाइयत बढ़ेगी या इस तरह? और फिर यहाँ पर ये भी सवाल आ जाता है कि फिर वो अंडा फार्मी है या अंडा देसी है? देसी अंडा इज़ मोर बेनिफिशियल, राइट? मैं इस चीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं करती जो आपने भी लास्ट में की है कि जो देसी अंडा है वो फॉर्मेट। मैं कहती हूँ दोनों प्रोसेस्ड हो चुके हैं। ठीक है। हाँ, एक वो ज़माना था जहाँ पे कुछ चीज़ें ऑर्गेनिक थीं, अब वो ज़माना नहीं रहा। हमें इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम लोग उस चीज़ से निकल आए हैं कि हमारे यहाँ पर हर चीज़ जो है वो ज़्यादातर प्रोसेस्ड ही होती है। तो बहुत से ऐसी मैंने रिसर्च, जो बहुत से ऐसे केस थे कि फूड अथॉरिटी जो हमारी है माशाल्लाह से, तो उनके मैं केसेस देखती रहती हूँ। अब तो पाकिस्तान माशाल्लाह इतनी तरक्की कर चुका है अपने जुगाड़ सिस्टम में, उसने जो देसी अंडे हैं वो भी खुद बना लिए हैं। ठीक है, और जहाँ तक आपने वो असल फीडर में की बात मार्केट में ना की, वो मिस्री अंडे भी होते हैं, उनकी शक्ल और रंगत जो नहीं होती नहीं है वो बड़ा करीब होती है उससे, सो बहुत से लोग धोखाधड़ी से ये सेल कर रहे होते हैं। असल में वो देसी नहीं होते, मिस्री होते हैं, बट दे मिस्री डोंट टेल होते द हैं। पीपल, लोगों को भी इसमें डिफरेंशिएट नहीं, नहीं आपको करना पता है आता। जो प्रोसेस्ड एग्स हैं उनका वो साइज़ छोटा करते हैं और जस्ट हल्का सा फूड कलर डाल के उसको इसका हाँ, शेल वही ब्राउन बात है कर ना कि देते दो हैं, नंबरी किसी भी फॉर्म में किसी हमारे भी यहाँ पर फॉर्म हो में। सकती है। और जहाँ तक आपने फीडर की बात की है, बच्चों के हाँ, दूध ये की, क्या हाँ, नुकसानदेह है इस वो तरह तो से आपको बच्चों को पता है कि देना? 6 माह तक बच्चे को कोई फीडर देना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अब जो ख़वातीन देख नहीं रही नहीं, हैं अब 6 उसका माह से अगर हम ऊपर चले जाएं, ऊपर चले ओवरऑल जाए, बच्चों को अंडा डालकर देना कच्चा। प्लास्टिक की बोतल में गर्म चीज़ जब जाएगी तो प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक कोई भी है, चाहे वो खाने की प्लेट है, चाहे वो खाने का डब्बा है, कुछ भी है, उसमें एक ऐसा कार्सिनोजन पाया जाता है जो कि फूड में चला जाता है गर्म होते ही। उसको प्रोसेसिंग में उसको वो नीड है उसकी,
इसलिए कहते हैं कि प्लास्टिक जो है उसको कम से कम इस्तेमाल करें, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस फीडर्स में है वो प्लास्टिक के ही है। ठीक है, ये तो एक प्लास्टिक की बात है, लेकिन थोड़े ग्रोइंग एज में बच्चे होते हैं तो उनको कप्स वगैरह में भी डाल के, कप्स में दे बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मिल्क एंड द कॉम्बो ऑफ मिल्क मिल्क एंड एंड द एग, रॉ मैं एग। उसी बात पे आ रही थी जी। कि सबसे पहले हमने उस चीज़ को अवॉइड करना है। उसके बाद अगर आप चाहती हैं, एक बहुत अच्छी माँ है, आप चाहती हैं कि भाई मैंने उसको एग देना ही देना है, तो आप उसको सिर्फ एग वाइट दें बेबी को भी, और वो भी हाफ, फुल एग वाइट ना दें, क्योंकि बच्चा जो होता है उसकी उस तरह से वो पीएच नहीं होती मेंटेन स्टमक की। मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता या माँ को नहीं पता कि वो उसको क्या रिएक्शन देगा। हाँ, अगर अलबत्ता बच्चे को 2-3 दफ़ा दें, हाफ एग बस, हाफ एग वाइट की बात कर रही हूँ। उसके बाद जब देखिए बच्चा टॉलरेट कर रहा है तो उसके बाद आपने नेक्स्ट उसको बेशक फुल एग वाइट पे ले जाए, लेकिन सिर्फ एग वाइट पे, जर्दी नहीं डालनी। अच्छा, फिर भी जर्दी नहीं डालनी। अदर देन दिस, हमारे यहाँ पर एक और ये कॉन्सेप्ट है कि बहुत से लोग मीट लवर्स होते हैं और वो मीट प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा टेंडर ना हो, थोड़ा सा हार्ड हो, अपनी जान में हो। सो उसके लिए वो इस किस्म के गोश्त का इस्तेमाल करते हैं जो जिसको हम रॉ तो नहीं कह सकते, लेकिन येस वो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा अंडर कुक्ड होता है। तो इस तरह से गोश्त का इस्तेमाल करना वो हमारी सेहत पर क्या असर छोड़ता है? अगर तो आप गोश्त का इस्तेमाल उसको बॉयल करके कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। अगर तो आप डायरेक्ट उसको हाफ़ कुक कर रहे हैं तो फिर ये बहुत ही अनहाइजेनिक है, और उसमें क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया ग्रो कर चुके होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बड़ी ईद पे, आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा हो तो लोगों का ज़्यादातर पेट ख़राब हो रहा होता है, डायरिया तो बहुत कॉमन हो जाता है, और वॉमिटिंग उसके बाद। ठीक है, वो इसी वजह से है कि लोग डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से वो उसकी जो एक हमने जो एसओपी दी हुई है फूड को बनाने के लिए, फूड हाइजीन के लिए, वो सब भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उनको कोई ना कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने गोश्त को बॉयल करें, उसके बाद उसको जिस तरह मर्ज़ी खाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। हाँ, लेकिन उनका ये कॉन्सेप्ट होता है ना, बॉयल कर दिया तो फिर ये थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा। बट यू आर टेंडर वेरी हो मच जाएगा। राइट, क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ को अंडर कुक्ड इस्तेमाल करेंगे सो सम हाउ, और फिर आप, एक होता है कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून करना, कुछ लोगों की ये प्रैक्टिस होती है प्रैक्टिस ऑन होती डेली है। बेसिस, नॉट ऑन डेली बेसिस, ऑल्टरनेटिव डेज पर इस तरह से इस्तेमाल करना, अल्टीमेटली ये आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम सीड्स की बात करते हैं, पम्पकिन सीड्स हो गए, मेथी के सीड्स हो गए, बहुत से लोग इनको रेमेडी के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फलां किस्म का सीड और हमें इस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है, या कहीं टोटका पड़ लिया, ये इस तरह सीड्स आर गुड फॉर हेल्थ। बट एक रिसर्च है जो कि 2011 की है, जिसमें मेथी के बीज कुछ लोगों ने कंज्यूम किए, और इस रिसर्च के मुताबिक जो 900 के करीब लोग थे उनको जिगर यानी कि लिवर का प्रॉब्लम हो गया। सो वो लिवर उनका समहाउ अफेक्ट हो गया। सो व्हाट डू यू थिंक, इस तरह से बीज का इस्तेमाल करना, या स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट द मेथी के सीड्स, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? बेसिकली मैं सब सीड्स की बात करना चाहूँगी, जितने भी सीड्स आ रहे हैं, खाली मेथी के दाने की बात नहीं कर सकती। सबके लिए एक ही प्रिकॉशन है, कोई भी चीज़ अगर एक्सेस अमाउंट में ली जाएगी तो वह अल्टीमेटली नुकसान ही देगी। अब जो यूट्यूब डॉक्टर है, उसको लोग देख तो लेते हैं, लेकिन मैं भी यूट्यूब पे हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपके लिए जो चीज़ बता रही हूँ, आप जो कंज्यूम करिए वो आपके लिए ही हो। दिस इज़ वेरी बिग थिंग। ठीक है, हम जस्ट जनरल नॉलेज देते हैं, अपनी कम्युनिटी को नॉलेज दे रहे हैं कि हाँ जी ये भी कर सकते हैं, ये भी है, ये भी है, मतलब ऑप्शंस बता रहे हैं। इट्स रियली नॉट मीन कि आप अपने पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करने लगे, हम अपने पे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम सुनते हैं, यूट्यूब से देखते हैं, अच्छा ये रेमेडी है, चलो जी ये हम कर लेते हैं। अब ये नहीं पता कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, उसकी सर्विंग साइज़ आपके लिए। अब देखिए मेडिसिन है ना, एक इंसान पैनाडोल की बात करूँगी, डॉक्टर है उसको एक पैनाडोल देता है, एक को 2 पैनाडोल दे देता है, और एक को 3 भी दे देता है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादातर 2 या 1 की होती है। तो अब ये 1 या 2 क्यों है, डिपेंड ऑफ पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है, उसके बाद ही आपके कोई डिसीजन लिया जाता है। तो इसलिए यूट्यूब डॉक्टर को देखना छोड़ दें। अच्छा, यूट्यूब के साथ साथ मैं यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। शी इज़ वेरी मच राइट कि अक्सर ऐसे होता है कि हम सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कोई ना कोई चीज़ देख लेते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं विदाउट गेटिंग द फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। बिकॉज होता क्या है कि जो आपको बता रहा है उसने अपने रेटिंग्स लेनी है, उसने अपने व्यूज़ लेने हैं, अपने लाइक्स लेने हैं। तो वो आपको कोई भी चीज़ जो है ना वो आर्टिफिशियल करके, स्पाइसी करके, खुद से चीज़ें ऐड करके भी बताएगा, और वो लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहा होता है।
होता क्या है कि कुछ अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। और फिर ये कि हर एक की बॉडी टाइप फ़र्क होती है, किसी एक चीज़ से एक बंदे को फ़ायदा पहुंच गया, लेकिन ज़रूरी नहीं दूसरे को भी पहुंचे, उसकी भी हेल्थ कंडीशन वैसे ही हो। जैसे हमारे यहाँ पर मैं एक चीज़ ये मेंशन करना चाहूँगी, सुपर फूड कहा जाता है मोरिंगा पाउडर को, बट नोबडी नोज़ कि ये इसमें मतलब हम अपने बड़ों की ज़ुबान में देखें तो इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन हम वैसे भी इसको देखें तो जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या इस तरह, उनके लिए मोरिंगा इज़ नॉट गुड अगर वो इसको उस अमाउंट में इस्तेमाल करने लग जाए जो कि मोस्टली यूट्यूबर की तरफ से बताई जाती है कि रोज़ाना 1 चम्मच इस्तेमाल करें। सो ऐसी चीज़ें आपको फ़ायदा क्या देंगी, वो उल्टा आपकी हेल्थ को डैमेज करती हैं। सो येस, आप यूट्यूब पर कोई चीज़ देखें, उसको क्रॉस चेक करें, फिर ये देखें आपकी अपनी बॉडी टाइप क्या है, क्या वो सूट करेगी नहीं करेगी। और यूट्यूबर्स को भी प्रोज बताते हैं, कॉन्स भी उसके साथ बताने चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम एक और चीज़ देखें, सो हमारे यहाँ पर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स एक रुझान आया है सी फूड का। अच्छा, सी फूड एक तो है कि आप प्रॉपर उसको फ्राई करके खा लें, उसको स्टीम करके खा लें, ग्रिल करके खा लें, बेक करके खा लें, देयर आर सेवरल अदर वेज। लेकिन कुछ लोग जो है इसको रॉ फॉर्म में खाते हैं। जैसे हम सुशी की बात कर लें, या एक प्लेटर आजकल मिलता है बड़े फैंसी किस्म के रेस्टोरेंट्स में, मैंने खुद भी पर्सनली वो ट्राई किया, लेकिन उसमें क्या होता है, क्रैब होता है, उसमें एक प्रॉन होता है, 2-3 प्रॉन्स होंगे, और इसके साथ साथ फिश होगी, और वो तमाम चीज़ें रॉ होती हैं, खाने में वो बहुत मज़े की लगती हैं। लेकिन द ओवर कंजम्पशन ऑफ सच थिंग्स और द ओवर कंजम्पशन ऑफ सुशी इट डैमेजेस योर हेल्थ। चाइना से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सो क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये वंस इन अ ब्लू मून खा सकते हैं, या अगर खाना है तो व्हाट कुड बी द प्रिवेंटिव मेजर? इसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो लोग बिल्कुल जिनकी हेल्दी गट है वो वंस अ मंथ ले लें, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस नहीं है। आपको अपने कल्चर के साथ ही चलना पड़ता है। समहाउ अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आपको कल्चर को ही फॉलो करना पड़ता है। अगर हम चाइनीज़ कल्चर को फॉलो करते हैं तो वो बने ही उन चीज़ों के लिए, ठीक है। वो लोग वो सब कुछ भी खा सकते हैं जो हम नहीं खा, वो तो पूरा दिन गर्म पानी भी पीते हैं। क्या आप या मैं पी सकते हैं? कभी भी नहीं पी सकते, बिकॉज वो चीज़ें ऐसी कंज्यूम करते हैं कि वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती, कि अगर वो ल्यूक वार्म वाटर या गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। यू आर वेरी मच राइट, बट सुशी इस्तेमाल करना इज़ फाइन। समहाउ आप वंस अ मंथ कर लें अगर आपको कोई डाइजेशन का मसला नहीं हुआ तो। बट ऑल द पीपल जिनको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुशी अवॉइड करनी चाहिए, अवॉइड या इस करनी किस्म चाहिए। की जितनी भी रॉ चीज़ें हैं। एनी हाउ व्यूअर्स, इसी नोट पर अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। इस टॉपिक पर हमने मजीद भी डिस्कशन करनी है, सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम किसी भी ब्रांड की बात करते हैं, सो ब्रांड को प्रमोट करने में, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स ऐसे ब्रांड के लिए ग्रैब करने में इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, उसकी एडवर्टिजमेंट। अब एडवर्टिजमेंट की भी मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। सो आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करें, किन किन मीडियम से करें, या एडवर्टाइजिंग की कौन कौन सी इकसाम हैं जिससे आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आई एम हैविंग इन माय शो ज़ुहेबा बान, जो कि CEO हैं एलीट इवेंट्स एंड PR के। ज़ुहेब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट की और किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने की, एंडोर्स करने की, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट और इसके लिए PR, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। राइट नाउ रुझान बहुत बढ़ गया है, स्पेशली जब हम वीलॉगर्स की बात करते हैं, ब्लॉगिंग की बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इसकी राइट नाउ वैल्यू क्या है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं टू प्रमोट योर ब्रांड? बेसिकली देखें, अब सोशली लोग ज़्यादा एक्टिव हैं। पोस्ट या पेंडेमिक के बाद जितने ज़्यादा लोग एक्टिव हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो उसके बाद लोगों का जो रुझान है वो सोशल मीडिया की तरफ बहुत बढ़ गया है। और बिजनेसेस को भी इस तरह आइडिया हो गया है कि बेसिकली सोशली हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है, दिखाना है, जिसके बाद हमारी ऑब्वियसली सेल्स और ब्रांडिंग होगी। क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट था बिलबोर्ड्स हो गए, TVCs हो गए, दीज वर द फ्यू मीडियम्स। अब एक्चुअल में सोशल मीडिया ने क्या किया है, मीडियम्स एक्सपेंड कर दिए हैं, बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटी दी है। इवन कि एक छोटे से छोटा बिजनेस भी है वो भी अपने आप को मार्केट कर सकता है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कितना मार्केट करना है। आप थोड़ा मार्केट करना चाहते हैं, ज़्यादा मार्केट करना चाहते हैं। अक्सर लोग, मैं नोट करता हूँ कि वो बड़ा घबराते हैं मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने से। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करेंगे, रेस्टोरेंट्स बनाएंगे, इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। जब मार्केटिंग की बात आती है वो कहते हैं कि बजट बहुत थोड़ा है। एक्चुअल में उनको ये समझ नहीं आती कि बेसिकली दिस इज़ द ओनली स्पाइन यू हैव।
अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए दिस इज योर स्पाइन, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी अच्छा, कुछ मार्केटिंग। ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा चला आ रहा होता है, या वो उन्होंने ऑलरेडी कोई ना कोई एक सक्सेसफुल बिजनेस किया होता है, तो ये उनका सेकंड या थर्ड वेंचर होता है, तो उनको लगता है कि हम वहाँ की ऑडियंस यहाँ ले आएंगे, सो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, यू आर वेरी मच राइट कि ये स्पाइन है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग आपको लाजमी तौर पर करनी चाहिए। बट होता क्या है कि बाज़ औक़ात आप अगर किसी ग्रीडी बंदे के हाथ लग गए हैं या इस तरह से, वो आपसे तो बजट ले लेगा, लेकिन होता क्या है कि वो ऐसे ब्लॉगर्स, या स्पेशली जब हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करते हैं, लोगों ने आजकल इन ऑर्गेनिक फॉलोअर्स रखे हुए हैं, आप उनको बुला लेंगे, उन पे स्पेंड कर देंगे, आपको कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो वो मेरे ख्याल में मोस्टली लोग इसलिए भी घबरा रहे होते हैं, राइट? ऐसा भी एक्चुअल है। में आपका होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इट्स बीन मोर देन 5 years व्हेन वी स्टार्टेड ऑल दिस। ऑब्वियसली अब हमें तो ऑलमोस्ट सब जानते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप सस्ते के चक्कर में ऐसे बंदे के हाथ लग जाएंगे कि जो इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तो हर चीज़ को एक सांचे में आप नहीं तोल सकते। Exactly. अगर आपने क्लोथिंग ब्रांड की कैंपेन करनी है तो उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। अगर आपने एक रेस्टोरेंट को लेके चलना है तो उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। क्लोथिंग ब्रांड के इन्फ्लुएंसर्स डिफरेंट हैं। रेस्टोरेंट के मोर लेस स्टिल सब चल जाते हैं, बिकॉज उन्होंने दिखाना है, लाइफस्टाइल दिखाना है, लाइफस्टाइल वालों ने अपना लाइफस्टाइल दिखाना है कि हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हम किधर जाते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, फूड ब्लॉगर्स ने अपना कंटेंट दिखाना है। लेकिन जो बाकी नीश है, आपकी क्लोथिंग है या बाकी नीश है, कॉस्मेटिक्स की बात करें, मेकओवर्स की बात करें, तो वो स्पेसिफिक नीश है, तो वहाँ पे वो स्पेसिफिक नीश के इन्फ्लुएंसर्स ही चलेंगे। बिल्कुल ठीक आप हो गया। सबको एक जगह पे एक जगह पर नहीं कर सकते। अच्छा, व्हाट आर द इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो कि अभी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और कौन कौन से मीडियम्स ऐसे हैं जहाँ से आप बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं? एक्चुअल में देखें, आप जो है जितने भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, ठीक है, मेनली एक तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, और टिकटॉक ऑब्वियसली है। तो ये 3-4 प्लेटफॉर्म्स हैं वेयर ब्रांड्स आर रिफ्लेक्टिंग देमसेल्व्स ऑन दोज ब्रांड्स ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता होना एंड चाहिए। द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कौन कौन सी मैं आपको हैं? बताता हूँ। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब क्लोथिंग ब्रांड है, आपको पता है कॉस्मेटिक्स का है, वो ज़्यादा इंस्टाग्राम वाली साइट पे है। जितने भी नीश, हायर नीश के ब्रांड्स हैं, वो ज़्यादा इंस्टाग्राम को करते हैं फोकस, बिकॉज उनकी टारगेटेड ऑडियंस सारी वहीं पे बैठी है। अगर आप टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं, इसमें आपकी डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है। अब डिजिटल मार्केटिंग कन्वेंशनल मार्केटिंग है, जो कि आज से 10-20 साल से यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल आपके गूगल एड्स हैं, SEOs हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, आपकी ऐप्स हैं, आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपने डिजिटली एक्टिव होना है, कंटेंट बनाना है और लगा देना है। ये तो आपका अपना प्लेटफॉर्म हो गया। अब सेकंड स्टेप है कि आपने उस प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस कहाँ से लेके आनी है। अब मेन चीज़ तो ऑडियंस है। अब जितना खूबसूरत मर्जी आपका प्लेटफॉर्म हो, अनलेस देयर इज नो ऑडियंस, इट्स वर्थलेस। बिल्कुल ठीक है। हो गया। अब ऑडियंस कहाँ से आएगी? ऑडियंस या तो आप एड्स लगाएंगे, बूस्टिंग करेंगे, ठीक है, बजट लगाएंगे, गूगल एड्स, आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स, ठीक है, डिफरेंट एड्स यूज़ करेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करेंगे। उनके प्लेटफॉर्म्स, जिनकी लाखों में फॉलोइंग है, मिलियंस में फॉलोइंग है, इवन कि जिनकी कम भी फॉलोइंग है, जिनके कंटेंट अच्छा है, आप उनको इंगेज करके वहाँ से उनकी ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। बिकॉज पीपल ट्रस्ट देम, पीपल फॉलो देम, वेयर दे गो, व्हाट दे ईट, व्हाट दे वेयर, मेकओवर्स बट कौन व्हाट से डू यू यूज़ करते थिंक हैं। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, और ये पूरी एक इट्स द होल फील्ड, Yes. तो ये कैसे इवॉल्व हुई है? एक्चुअल में इवॉल्व इसलिए हुई है कि जैसे ही आपको पता है, इवॉल्व तो ये काफ़ी पहले से है, हाँ। लेकिन अवेयरनेस बट पाकिस्तान में ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा अब आ गए हैं अब ना? आ गए हैं, और स्पेशली because पाकिस्तान में अब आपने कहा देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ों पे जाते हैं। हम लोग की नई चीज़, एक्सपेरिमेंट या नई चीज़ करते वक्त घबराते हैं। जी। जब पाकिस्तान में देख लिया लोगों ने, इस तरफ आ गए हैं, पेंडेमिक के बाद लोग इन मीडियम्स को यूज़ कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो उस वक्त पायनियर्स थे, जिन्होंने उस वक्त स्टार्ट किया, उनको बड़े फ्रूट्स मिले। अब देखा दाखी में अब सारे, हर बंदा नजर आ रहा है कि बट यार ये एवरीबॉडी तो हैज नाउ बिकम अ ब्लॉगर। अब किसी को भी देख लें तो फिर आपने अच्छे ब्लॉगर्स या जो बड़ा प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं, तो इस पे अपनी छानबीन करने कैसे के लिए, करनी है? होमवर्क करने के नंबर- लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। कोई भी अच्छा कंटेंट क्रिएटर, बेसिक्स, एक होती है बेसिक्स, आपने बेसिक्स अच्छी रखनी है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए,
आपको क्लियर होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, आपने तब इस फील्ड को स्टार्ट लेना है। जब आपने स्टार्ट ले लिया, आपका कंटेंट अच्छा है, आप ग्रो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अलॉन्ग द वे अगर आप बहुत आगे चले गए हैं तो फिर ऑब्वियसली दिस इज़ द टाइम टू हैव पर्क्स। फिर आपने इंजॉय करने हैं अपने पर्क्स, जो कि आजकल किसी भी प्रोफेशन से ज़्यादा आजकल मीडिया में लोग कमा रहे हैं, आपको पता है, सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। तो बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टेप्स को फॉलो करने हैं। आपने ये नहीं कि अचानक से फॉलोअर्स परचेज कर लेने हैं, दे आर पॉइंटलेस, दे आर डेड पॉट्स। बिल्कुल वो हर ऐसे ही किसी को नजर आ जाता है कि यार इट्स वर्थलेस, और एक्चुअल में वहाँ पे आपका अकाउंट जीरो हो जाता है। अगर आपने एक दफ़ा ये कर लिया है तो उसके बाद आपका ऑर्गेनिकली अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। और अब तो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं ये बड़े तेज़ हो गए हैं, दे वर्क वेरी स्मार्ट। पहले इंस्टाग्राम आपको बड़ा अच्छा बूस्ट इटसेल्फ दे रहा होता था, जैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं एंड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, ये 2-3 सालों में उन्होंने भी अपने एल्गोरिदम्स चेंज कर दिए हैं। अब आप ये देखें कि अगर आपका एक बड़ा एवरेज सा कंटेंट है एंड इफ़ यू जस्ट कीप पोस्टिंग योर ओन पिक्चर्स, उसमें देयर इज़ नथिंग एल्स टू शो, तो वो एक्चुअली होता क्या है कि आपकी फॉलोइंग प्लस में क्या माइनस में जाने लग जाती है या इस तरह। तो ये एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। आपका एक्सेप्शनल कंटेंट होना, दिस इज़ वेरी मच एक चीज़ है, इम्पोर्टेंट। देखें अक्सर जब भी आपको पता है कि इस चीज़ का ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल जब पिक्चर्स का ट्रेंड था तो लोग पिक्चर्स पोस्ट करते थे। अब आपको पता है रील्स का ट्रेंड है, लोग रील्स पोस्ट कर रहे हैं, वॉइस ओवर्स का ट्रेंड है, लोग वॉइस ओवर्स। तो जब भी किसी भी इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी चीज़ हो, अगर जब जिस चीज़ का ट्रेंड हो ना, आपने अपने आप को उसमें यूटिलाइज करना है। आप कंटेंट अच्छा बनाएं, रील्स बनाएं, वॉइस ओवर्स बनाएं, कोई ना कोई आपकी रील, कोई ना कोई आपका कंटेंट इट ऊपर आ विल गो जाएगा। वायरल और Yes. फिर अल्टीमेटली आपको बाकी का भी बूस्ट मिलेगा। Exactly. बट व्हाट डू यू थिंक ये मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, जो कि इटसेल्फ एक फील्ड है, आप एज एन इंडिविजुअल भी कर सकते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। एज एन इंडिविजुअल भी कर सकते हैं या आपको इसके लिए एक प्रोफेशनल टीम का होना, काबिल लोगों का होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? देखें, कोई भी काम हो एज एन इंडिविजुअल तो नहीं होता, यू ऑलवेज हैव अ टीम। आप इंडिविजुअली करेंगे तो कितना कर लेंगे, यू नीड अ टीम इन द बैक। आपका बैकरूम स्टाफ है, आपकी टीम है, आपकी जितना आप एक्सपेंड करेंगे, यू नीड टीम। कभी भी इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। कभी भी इंडिविजुअल कोई भी बंदा है वो आइडिया लेके आ सकता है, लेकिन उस आइडिया की एग्जीक्यूशन इट्स ऑल अबाउट टीम तो वर्क। उसमें लोगों का होना बहुत होना ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। अच्छा, बहुत से लोग अभी हमें आई एम श्योर देख रहे होंगे, उसमें अगर किसी का एक स्टार्टअप है और उसने उसको ग्रो करना है, अभी उसके पास ज़ीरो ऑडियंस है, क्लाइंट्स भी नहीं है, सो उसकी नीश कोई भी हो सकती है, ब्रांड कोई भी हो सकता है, बट व्हाट आर द स्टेप्स जिससे आप उसको ग्रो कर सकते हैं? एनी एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव टू आवर श्योर। ऑडियंस? देखिए, आपने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक हो गया। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, अब उसके बाद आपने जो भी चीज़ है, कोई भी बिजनेस है, आपने उसका कंटेंट शूट करके उस प्लेटफॉर्म पे लगा दिया, ठीक है। ठीक है। आपका कंटेंट नज़र आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या है कि उस कंटेंट को आपने लोगों तक पहुंचाना है। एंड फॉर दिस यू नीड व्हाट? यू नीड Influencers, money. यस एग्जैक्टली। अब थर्ड स्टेप में आपको इन्फ्लुएंसर्स भी चाहिए, आपको बूस्टिंग, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी इन्वेस्ट करेंगे, बूस्टिंग करेंगे, एड्स लगाएंगे। लेकिन आप- कभी कभी ऐसे होता है कि किसी की लक इतनी अच्छी हो या प्रोडक्ट इतना अच्छा हो कि इफ ही और शी जस्ट कीप पोस्टिंग, सो होगा क्या कि अल्टीमेटली विदाउट इवन बूस्टिंग उसकी कोई रील वायरल हो जाए और फिर उसको वो बहुत कम है। देखें, बिजनेस, जब बिजनेस की बात आती है ना, बिजनेस को सिस्टमैटिक वे में चलना है। आप ये नहीं है कि बिजनेस को अल्लाह के आसरे पे नहीं छोड़ सकते, कि बस मैं बना लिया है और मैं बस उस मोमेंट का इंतज़ार करूं कि ये वायरल हो जाए। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई भी बिजनेस है, अगर आप, वो कहते हैं ना कि अगर आप 6 माह नहीं समझते चीज़ों को, उसके बाद समझते हैं, उसके बाद आपका बिजनेस ग्रो करता है, इट मीन्स कि यू लॉस्ट दोस 6 मंथ्स, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज होगी। देखिए, सिस्टम से चलना पड़ेगा, सिस्टमेटिक वे से चलना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन, अकाउंट्स को बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को यूटिलाइज करना और आपके एड्स उनको यूटिलाइज करना, ये सब ज़रूरी है। इसके अलावा आपके इवेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। आपका कोई भी नया प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है, अब उसको एडवर्टाइज करें वाया द इवेंट्स। बट होता क्या है कि कुछ लोग जब जिनके स्टार्टअप होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इवेंट्स या ये प्रॉपर पीआर ये वो लोग कर सकते हैं जिनके एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं या जिनके पास पैसा सरमाया बहुत ज़्यादा है। बट इज़ देयर एनी कॉस्ट फ्रेंडली स्ट्रैटेजी? यस ऑफ कोर्स। देखें, एक बंदा है वो मिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है अब अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग में,
इन्फ्लुएंसर्स को इंगेज करने में, डिजिटली एड्स में। एक बंदा है कम कर रहा है, ये तो फ्लेक्सिबल है ना। ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि एक टीवी पे आपने ऐड लगाना है तो उसकी ये कॉस्ट और है। फिर एक ये कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो आप उसको उसके बजट के मुताबिक कंसल्टेंसी Yes, दे आपकी देते हैं, सब- गाइड कर देते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, हम फ्रॉम द ग्रास रूट टू द मल्टीनेशनल, हम हर चीज़ को केटर करते हैं। अगर एक छोटा से छोटा बिजनेस भी है, इवन कि एक बंदा कहता है कि मेरा कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है, मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मेरा कुछ भी है, तो उसके अगेंस्ट जो भी स्ट्रैटेजी हो सकती है हम उनको कंसल्टेंसी देते हैं, ठीक है। हम उनको बताते हैं ये प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हम उनको मार्केट करके देते हैं। जबरदस्त। सो वो बेसिकली वी प्रोवाइड देम एवरीथिंग। हम तो समझ लें कि वो चीज़ें उनको दे रहे हैं कि वो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आप हमें 1 साल 2 साल के बाद दुआएं देंगे कि यार मतलब यू हैव कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज्ड अस। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन मार्केटिंग आपके ब्रांड को एंडोर्स करने में, प्रमोट करने में, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बट येस, कंसल्टेंसी से, सजेशन से, गाइडेंस से आप उसके लिए कॉस्ट फ्रेंडली बजट भी बना सकते हैं इफ़ यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड इनिशियली। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। थैंक यू सो मच ज़ुहैब अवान, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूज़, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।